कैसे हैं दोस्तों। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं संबोधि एकेडमी पर। और आज हम एक जियोग्राफी से संबंधित जो है टॉपिक क्लियर करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोरियोलिसिस बल। और इसके साथ ही आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि फेरल का नियम और बाइस बेलेट का नियम, ये तीनों टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो हम देर न करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कोरियोलिस बल की। ये है क्या। इससे भी पहले हमें जानना होगा पवनों के बारे में, हवाओं के बारे में, कि हवाएं चलती है क्यों चलती हैं, हवाएं चलती हैं तो क्यों चलती हैं, उसी संबंधित ये टॉपिक है। तो हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम देशांतर रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। और मान लिया ये हमारा सन है और सन की जो लाइट है, जो सन का जो विकिरण है, वो मान लीजिए यहाँ पर पड़ा। ये आपतित विकिरण बोलते हैं इसको, आपतित विकिरण। तो ये जहाँ पर पड़ेगा, अब वहाँ से पृथ्वी इसको जो है लाइट को रिफ्लेक्ट भी करती है, विकिरण को। तो जब रिफ्लेक्ट करती है तो वो रिफ्लेक्ट करते समय जो उसकी तरंगे होती है वो बड़ी बड़ी होती हैं। और वो बड़ी बड़ी तरंगे क्या करती है, वो ही वायुमंडल को सर्वाधिक गर्म करती हैं, ना कि आने वाली कम, लेकिन जाने वाली, जिसे पार्थिव विकिरण हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सूर्य विकिरण है आने वाला, और जो पृथ्वी से जाने वाला वापिस जो होता है ब्रह्मांड में, उसे बोलते हैं हम पार्थिव विकिरण। उसकी क्या होती है, बड़ी बड़ी तरंगे होती हैं, और उन्हीं की वजह से वायुमंडल गर्म होता है। अब जब वायुमंडल ये गर्म होगा तो यहाँ जो हवा होगी वो क्या होगी, गर्म होने के बाद क्या होगी, वो ऊपर की ओर उठेगी। इस तरीके से वो ऊपर की ओर उठने लगेगी, और ऊपर की ओर उठने की वजह से यहाँ पर ये जगह स्पेस, ये क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा स्पेस। और स्पेस, इस खाली स्पेस को भरने के लिए इधर से इधर से उधर से उधर से हवाएं आएंगी। और यही कारण है कि हवाएं चलती हैं। जब ये खाली स्पेस है तो इसे भरने के लिए हवाएं आएंगी, तो ये हवाएं क्या होंगी, यहाँ थी और ये चल करके यहाँ आएगी। ये लगातार क्रम चलता रहता है, और इसी को हम कहते हैं वायु का संचार या पवन का संचार। तो आप समझ गए होंगे, क्लियर। अब इससे आगे चलेंगे, अब देखेंगे हम कोरियोलिस बल है क्या। तो जो कोरियोलिस बल है वो क्या करता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारे 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। कोरियोलिस बल क्या करता है, जैसे मान लिया कोई हवा या कोई भी पवन, बहुत सारी पवनें चलती हैं, मान लिया इधर ईस्ट की ओर कोई पवन चल रही है, क्लियर। और पृथ्वी हमारी घूमती है ऐसे, आप जानते होंगे क्या, कौन सी दिशा है ये, एंटी क्लॉक वाइज ये घूमती है पृथ्वी हमारी, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की घूर्णन जो गति होती है, यानी गति करती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हवाएं इधर ना जा करके ये अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाएंगी, यानी अपनी मूल दिशा से थोड़ी सी हट जाएंगी, इधर की तरफ चलने लगेंगी। क्योंकि पृथ्वी इधर घूम रही है तो अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होंगी। तो यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा हो, कोई फोर्स कार्य कर रहा होगा, वो फोर्स है, उसी फोर्स को हम कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। कोरियोलिस बल के नाम से हम जानते हैं। जो बल इन दिशाओं को गति से, उसकी खुद की गति से जो है विक्षेपित कर देता है, वही बल जो होता है उसे हम कोरियोलिस बल बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल हम बोलते हैं। जो इन पवनों को अपनी मूल दिशा से विक्षेपित कर देता है, उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हवाएं चल रही हैं अपनी मूल दिशा की ओर, मूल दिशा की ओर, और यहाँ पर क्या हुआ, इनका विक्षेपण हुआ। यहाँ पर क्या हो गया, विक्षेपण, यानी अपनी मूल दिशा से ये भटक चुकी हैं। किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूमने के कारण ये अपनी मूल दिशा से भटक चुके हैं। लेकिन यहाँ बल कौन सा कार्य करा, उसी बल को हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। तो ये कोरियोलिस बल क्लियर हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो हमारा है उसका नाम है नियम। इसी के कारण दो नियम बने हैं। वो पहला जो नियम है उसका नाम है
फेरल का नियम। कौन सा है? फेरल का नियम। फेरल ने ही ये नियम दिया था, इसने बताया क्या है, ये भी कहता है कि हाँ मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है कोरियोलिस बल के कारण हवाएं, लेकिन इसने कहा है ये पृथ्वी है, इसके दो भाग कर दिए गए 0 डिग्री भूमध्य रेखा के द्वारा। ये कहता है कि हाँ ये सही है कि पवनें पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उनकी दिशा क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में उनकी दिशा क्या होगी घूमने की, या मूल दिशा से विक्षेपित होकर कहाँ जाएंगे, वो उसने ये बताया है। तो उत्तरी गोलार्ध में उसने बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो हैं अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होकर के एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में, सॉरी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये घूमती हैं, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में। इस प्रकार से हवाएं जो हैं, हवाओं का रुख बदलेगा, यानी अगर कोई हवा इधर जा रही है तो वो ऐसे घूमेगी उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या इसका विपरीत होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। क्या घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ों की सुइयों की विपरीत दिशा में ये पवनें जो हैं मुड़ जाएंगी। और इसका कारण क्या है आप जानते हैं, कोरियोलिस बल। बस फेरल ने इतना बताया है कि जो पवनें अपनी मूल दिशा से भटकती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ भटकेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ भटकेंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में भटकती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में ये भटकती हैं। बस ये फेरल ने बताया था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला बात करेंगे हम, जिसका नाम है बाइस बेलेट का नियम। तो मैं इसको मिटा देता हूं। बाइस बेलेट का नियम, और ये बाइस बेलेट का जो नियम है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, बाइस बेलेट का नियम। ये जो है TGT 2016 में जो पहला क्वेश्चन होता है और उसके 4 पार्ट होते हैं, वो करना इंपॉर्टेंट होता है। उसमें 4 में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। उसमें जो भूगोल का क्वेश्चन था यही था, पूरा नियम दे करके पूछ लिया था कि ये नियम कौन सा है बताइए। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें, और अपने हमें जो है कमेंट भी दें, कोई कमी हो तो उसको जरूर बताएं। तो चलिए बाइस बेलेट के नियम के बारे में बात करते हैं। ये क्या कहता है, ये भी इसने भी कहा हाँ ठीक है कोरियोलिस बल के कारण जो ऐसा होता है, इसने बताया है, लेकिन इसने कहा है अगर मान लिया फिर से हमें पृथ्वी बनानी होगी, 0 डिग्री अक्षांश रहेगा। इसने कहा है कि अगर इधर हवा चल रही है, मान लिया पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलती है, तो यदि आप उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम, ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो उसने कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में आप इधर हवा चल रही है पूरब की तरफ, तो आप इधर ही मुख करके खड़े हो जाइए, इधर की तरफ ही आप मुंह करके खड़े हो जाइए। तो आपको अगर आप ऐसे हाथ करते हैं तो आपको क्या महसूस होगा, उसने बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है आपके बाएं हस्त यानी आपके लेफ्ट हैंड की ओर आपको कम वायुमंडलीय दाब महसूस होगा उत्तरी गोलार्ध में। उसने कहा है कि आप पवन जिधर चल रही है उधर की तरफ ही मुंह करके खड़े हो जाइए, और आप जैसे अपने दोनों हाथ फैलाएंगे तो उस हाथ आपके जो है लेफ्ट हैंड जो है, उस लेफ्ट हैंड पर आपको कम वायुमंडलीय दाब महसूस होगा। ये इसने कहा है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में इसने क्या कहा है कि मान लीजिए इधर हवा चल रही है तो आप इधर ही मुख करके खड़े हो जाइए, तो आपको जो है न्यून दाब यानी कम दाब आपको
इसके विपरीत यानी आपके सीधे हाथ की तरफ यानी आपके राइट हैंड की ओर आपको कम दाब महसूस होगा। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में आपको जिधर पवन चल रहे उधर मुंह करके खड़े हो जाइए तो आपको कम दाब लेफ्ट हैंड की ओर महसूस होगा। वायुमंडलीय दाब की बात हो